चलिए, जितने आप कर चुके हो, जितने नए हो, ध्यान रखो, नए कर रहे हो आपको क्लास के साथ इन चीज़ों को फिर से रिवाइंड करना है, दिमाग में बैठाना है, ठीक है। तो 1741 की स्थिति से शुरू करते हैं। 1741 की स्थिति में जो छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, ये किसका भाग था? उस समय नागपुर का भाग था, है ना। स्वतंत्रता से बहुत पहले की बात है, नागपुर का भाग था। और उस समय नागपुर पर किनका शासन था? मराठा शासन था। और मराठा में भी किस वंश का शासन था? भोसले वंश, ठीक है। तो 1741 की स्थिति में वर्तमान छत्तीसगढ़ मराठों के अधीन नागपुर का हिस्सा था। समय बीता, 1854 में पहुंचे। 1854 की स्थिति पहुंचते पहुंचते हम देखेंगे कि ये अंग्रेज आ चुके थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने नियंत्रण में लेना शुरू किया और 1854 की स्थिति में लगभग समस्त भारत अंग्रेजों के नियंत्रण में था, ठीक। और इस समय अंग्रेजों में एक ऑफिशियल था, एक अधिकारी था उनका, जो भारत का क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल डलहौजी। भारत का गवर्नर जनरल कौन? डलहौजी। डलहौजी अपने एक नीति के लिए जाना जाता है, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये नीति क्या थी कि जिस भारतीय शासक का उत्तराधिकारी नहीं होगा, वो क्षेत्र अंग्रेज हड़प नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिला लेंगे, अपने में शामिल कर लेंगे, उसे हड़प लेंगे, ठीक। इसी स्थिति में उस समय 1854 की स्थिति में भोसला शासक कौन था? रघुजीत तृतीय। और रघुजीत तृतीय का कोई संतान नहीं था, मतलब उत्तराधिकारी नहीं था। तो हड़प नीति के तहत हड़पा जाना था। अंग्रेजों ने 1854 में हड़प नीति के तहत नागपुर को हड़प लिया। नागपुर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नागपुर में क्या शामिल था? छत्तीसगढ़। ये जो छत्तीसगढ़ है उस समय नागपुर का हिस्सा था। तो नागपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया। कब? 1854। 1 फरवरी 1855, ये डेट भी आपको ध्यान रखना होगा। क्यों? आधिकारिक रूप से जैसे अंग्रेज़ों का अधिकारी था गवर्नर जनरल डलहौजी, वैसे ही मराठों का भी अधिकारी होता था, जिसे हम क्या कहते थे? जिलेदार। और वो अंतिम जिलेदार, क्योंकि अब अंग्रेज़ों के नियंत्रण में जाने वाला है, तो जाहिर सी बात है मराठों का अंतिम अधिकारी होगा। तो अंतिम जिलेदार कौन? गोपाल। छः निकालना है। हाँ, ठीक है। तो 1 फरवरी 1855 को आप देखेंगे आधिकारिक रूप से, मतलब ऑन पेपर, मराठों की ओर से जिलेदार कौन था? गोपाल राय। इसने ब्रिटिश प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी। मतलब आधिकारिक रूप से 1 फरवरी 1855 को नागपुर समेत छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधीन हो गया, ठीक। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश राज्य स्थापित हुआ तथा उनकी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। तो आप अंग्रेज छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ब्रिटिश राज कब स्थापित हुआ? 1 फरवरी 1855। फिर 2 नवंबर 1861 की डेट में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट भी आपको याद रखना है। क्या हुआ? अभी देखो, आज जैसे भारत में राज्य हैं, उस समय राज्य नहीं हुआ करते थे। अंग्रेज जो है प्रांत बनाया करते थे। तो अंग्रेजों ने एक नए प्रांत का गठन किया, जो कहलाएगा क्या? मध्य प्रांत। तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? 2 नवंबर 1861। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? 2 नवंबर 1861। अच्छा, अब मध्य प्रांत बना दिया अंग्रेजों ने। तो मध्य प्रांत में सवाल बनता है कि कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे मध्य प्रांत में? तो मध्य प्रांत में आई गायब कैसे हो गए? ये आई कैसे हो गए? मैं बता देता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। सागर, निर्बुड्डा और नागपुर, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें से सागर और निर्बुड्डा वर्तमान मध्य प्रदेश के भाग हैं। नागपुर में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो हम कहेंगे कि वर्तमान दशा में कौन कौन से राज्यों के भाग शामिल थे मध्य प्रांत में? तो छत्तीसगढ़ हो गया ऑलरेडी एक राज्य, महाराष्ट्र हो गया एक राज्य जो नागपुर महाराष्ट्र का भाग है,
निर्बुड्डा और सागर किसके भाग है? मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1862 में अंग्रेजों ने मध्य प्रांत का गठन किया। ठीक, फिर इसको रहने दो, ये आगे आएगा। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो नीचे आने वाला है। अंग्रेज़ों ने 2 नवंबर 1861 को न सिर्फ मध्य प्रांत का गठन किया, बल्कि मध्य प्रांत क्षेत्र में 3 नए जिलों का निर्माण किया। वो 3 नए जिले कौन कौन से थे? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। तो मध्य प्रांत के गठन के साथ 3 नए जिले कौन कौन से बने? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, जिसमें से रायपुर बिलासपुर आज भी छत्तीसगढ़ का एक जिला है। मतलब रायपुर बिलासपुर के जिला बनने का इतिहास बहुत पुराना है। तो रायपुर और बिलासपुर जिले कब बने? 2 नवंबर 1861 मध्य प्रांत के गठन के साथ ही इनका निर्माण हुआ। तो 2 नवंबर 1861 को रायपुर और बिलासपुर जिले का निर्माण हो गया। ठीक, अब 1862 में आते हैं। अब इन्होंने मध्य प्रांत का गठन तो कर दिया। मध्य प्रांत का छत्तीसगढ़, ये जो क्षेत्र नागपुर में शामिल था ना, इसे उन्होंने, अंग्रेजों ने एक संभाग बना दिया। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र संभाग कब बना? 1862। और छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय किसे बनाया गया? रायपुर। देखिए, कालक्रम में यही घट घट कर क्षेत्र घटता गया और अलग अलग जिले, अलग अलग संभाग बनते गए। तो आपको ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ संभाग बना तो भी 1862, और रायपुर कब संभाग बना? तो भी 1862। ठीक है, तो पहले रायपुर जिला बना 1861 में, और अगले साल 1862 में बन गया संभाग। तो 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बना छत्तीसगढ़, और मुख्यालय जिसका था रायपुर। मध्य प्रांत में इस प्रकार से कितने संभाग हो गए? 4। कहीं कहीं बोलेगा कि जो गोदावरी है ना, गोदावरी रीजन जो है एक संभाग था, लेकिन गोदावरी रीजन एक संभाग नहीं था, गोदावरी रीजन एक जिला था, है ना। जो नीचे गोदावरी क्षेत्र है ना, वो भी एक जिला था, तो वो संभाग नहीं था। तो इस प्रकार संभागों की संख्या मध्य प्रांत में कितनी हो गई छत्तीसगढ़ के साथ? 1 जबलपुर, निर्बुड्डा, नर्मदा बेसिन क्षेत्र, दोनों वहाँ मध्य प्रदेश में आज, और नागपुर एक संभाग बना और एक संभाग बना छत्तीसगढ़। अब एक सवाल बनेगा कि छत्तीसगढ़ संभाग किन जिलों को मिलाकर बना, या इस छत्तीसगढ़ संभाग में कितने जिले शामिल थे? तो वही 3 जिले जो बने थे ना 1861 में, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, इनको मिलाकर एक छत्तीसगढ़ संभाग बना। 16 अक्टूबर 1905। छत्तीसगढ़ के इतिहास में डायरेक्ट इसका संबंध नहीं है, लेकिन 1905 में भारतीय इतिहास में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को, उस समय बंगाल विभाजन के समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, अंग्रेज अधिकारी। मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल होता था ना, उसका पद नाम बदल दिया, अब वो क्या कहलाने लगा है? वाइसरॉय। तो इस समय भारत के वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल प्रांत के विभाजन की घोषणा कर दी, जिसे हम बंग भंग या बंगाल विभाजन कहते हैं, है ना। और इसके साथ बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में जो आंदोलन चला, उसे हम क्या कहते हैं? बंग भंग आंदोलन। क्योंकि बंगाल को भंग कर दिया अंग्रेजों ने, इसलिए जो आंदोलन चला उसे क्या कहा गया? बंग भंग आंदोलन। बहुत विरोध हुआ। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? ले लो नोट्स जिनको जिनको किसको नहीं मिला? अबे और कौन लिया रे? पहले जो बोला था निकाल दो, एक और निकाल दो। कोई उस समय बोला नहीं होगा जिस समय गिन रहा था मैं। ये देखो, अब आप तो ये तो जान गए कि अंग्रेज प्रांत बनाते थे, एक उसमें से मध्य प्रांत तो आपने देख लिया, अब एक बंगाल प्रांत भी बनाया था उन लोगों ने। ये पूरा बंगाल प्रांत, ये पूरा क्या था? बंगाल प्रांत इतना बड़ा था। इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। ये तो बंगाल इस प्रकार से क्या बन गया? पूर्वी बंगाल प्रांत हो गया ये, और ये क्या हो गया? पश्चिम बंगाल प्रांत। ठीक, राज्य नहीं बोल रहा हूँ, प्रांत बोल रहा हूँ। ये पूर्वी बंगाल प्रांत, पश्चिम बंगाल प्रांत। अब क्या हुआ?
विभाजन, कर्जन का कहना था कि बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है और प्रशासन में हमें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम बंगाल प्रांत का विभाजन कर रहे हैं। इतना बड़ा था ये बंगाल कि सोचो कि ये बंगाल जो हरा वाला दिख रहा है, ये इसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल था। आज बांग्लादेश एक राष्ट्र है और असम क्षेत्र, असम विभाजन के पश्चात भी बंगाल और असम क्षेत्र शामिल थे। मणिपुर ये सब असम में ही था। उस समय राज्य नहीं बना था मणिपुर, नागालैंड, ये सब वो असम क्षेत्र में था। और ये बंगाल में 4 राज्य, वर्तमान के 4 राज्य शामिल। कौन कौन से? उड़ीसा, झारखंड, आज का झारखंड भी इसमें शामिल था, बिहार और एक पश्चिम बंगाल तो अलग राज्य है ही है, जानते हो आप। तो इतने क्षेत्र इस प्रांत में शामिल थे। बहुत बड़ा प्रांत था ये। लेकिन विरोध इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज जो है, अंग्रेज़ों ने तो कह दिया कि प्रशासनिक सुविधा हो, इस आधार पर हम बंगाल प्रांत को बांट रहे हैं। वास्तविक असलियत ये था कि ये हरा दिख रहा है, मतलब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था ये वाला हिस्सा, और वो वाला हिस्सा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। और अंग्रेज़ों की हमेशा ये नीति रही, फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम विभाजन का खेल खेलते आए वो। और वास्तव में ये यही था कि अलग अलग प्रांत बना देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक नहीं रह पाएंगे और हमारे लिए आसानी होगा, ठीक। और क्योंकि भाई आप जान रहे हो उस समय राष्ट्रीयता की भावना तो उठ चुकी थी, चिंगारी उठ चुकी थी। अब 1857 की क्रांति से वो चिंगारी उठ चुकी थी और धीरे धीरे मामला आगे बढ़ रहा था। भारतीय अब भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे, ठीक। तो ये कारण था वास्तव में, जो कूटनीतिक चाल थी उनकी बंगाल प्रांत के विभाजन के पीछे वो यही थी। लेकिन तर्क क्या दिया उन्होंने? बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है, हमें प्रशासन में असुविधा हो रही है, इसलिए हम विभाजन कर रहे हैं। बंगाल प्रांत हमारे लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बंगाल प्रांत से कुछ फर्क मध्य प्रांत में जरूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रांत ये बंगाल प्रांत है और मध्य प्रांत इसी से लगा हुआ है, यहाँ पे मध्य प्रांत था, ठीक। तो होगा ये कि बंगाल विभाजन के साथ मध्य प्रांत का पुनर्गठन होगा। कैसे पुनर्गठन होगा? 5 क्षेत्र यहाँ से मध्य प्रांत में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे और 5 क्षेत्र यहाँ से मध्य प्रांत से बंगाल प्रांत में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। समझ गए? कुछ क्षेत्र इधर आए, कुछ क्षेत्र उधर गए, तो इसी को हम क्या कहेंगे? मध्य प्रांत का पुनर्गठन हुआ। अब मध्य प्रांत का पुनर्गठन देखो कैसे हुआ। ये देखो, बंगाल विभाजन के साथ मध्य प्रांत का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन हुआ तो मध्य प्रांत से पश्चिम बंगाल प्रांत में कुछ क्षेत्र हस्तांतरित हो गए और कुछ क्षेत्र बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर क्षेत्र से मध्य प्रांत में शामिल कर लिए गए। इंपॉर्टेंट क्या है कि बंगाल प्रांत से जो 5 क्षेत्र आए वो आज वर्तमान छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, इसलिए हम इसको पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सम्मिलित किए गए 5 रियासत, 5 रियासतें जो बंगाल प्रांत में थी वो बंगाल विभाजन के साथ मध्य प्रांत में शामिल हो गई। वो कौन कौन सी रियासतें? कोरिया, सरगुजा, जशपुर, चांगबखार और उदयपुर, ये 5 रियासतें शामिल हो गई। अब रियासत क्या? तो देखो, ब्रिटिश भारत में जब अंग्रेज़ों का नियंत्रण था यहाँ, तो जिन जिन क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण था प्रत्यक्ष, वो ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस कहलाते थे। और लेकिन छुटपुट और क्षेत्र थे जहाँ पे स्वतंत्र छोटे छोटे राजा राज कर रहे थे। तो उन्हीं क्षेत्रों को क्या कहा जा रहा है? अंग्रेज़ क्या कह रहे हैं? रियासत। और उनमें शासन करने वाले छोटे राजाओं को रियासतदार कहते हैं। तो ये रियासतें, अब भारत में स्वतंत्रता से पहले कितनी रियासतें थीं? 565 रियासतें थीं। ब्रिटिश प्रांत के अलावा भारत में 565 छोटे छोटी रियासतें थीं। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो देखो, कुछ चीज़ें नहीं समझोगे, लेकिन उसको केवल समझो, क्योंकि वो संविधान जब पढ़ोगे तब समझोगे। अंग्रेज़ जब तक यहाँ थे तो अंग्रेज़ शासन करते थे अधिनियम बनाकर, एक्ट बनाकर, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? कानून बनाकर। अंग्रेज़ों का अंतिम कानून भारत में जो रहा वो रहा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्योंकि उसके बाद भारत आज़ाद हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस अधिनियम में, इस कानून में उन्होंने ये विकल्प रखा था कि हाँ भाई, पाकिस्तान का तो माउंटबेटन प्लान योजना, माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान क्या क्या क्षेत्र पाकिस्तान को मिलेगा तय हो गया। उधर वाला क्षेत्र और बांग्लादेश वाला क्षेत्र पाकिस्तान को मिला, है ना। अब ये हुआ कि जो रियासतें थी उनको उस कानून के तहत छूट दी गई।
कि आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, आप चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, या फिर आप स्वतंत्र रहे। ये विकल्प दिया गया था उन्हें। तो 565 रियासतों में से 13 रियासतों ने पाकिस्तान के साथ जाना उचित समझा, तो 13 रियासत कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। बचे कितने? 552। 552। अब भारत में कितने बचे? 552 रियासतें। 552 रियासतें, तो उन्हीं 552 रियासतों में से 14 रियासत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। आप बाद में देखोगे, अभी ये देखो कि वो उन 552 रियासतों में से 5 रियासतें हैं। तो 5 रियासतें जो उस समय बंगाल प्रांत में थी वो मध्य प्रांत में आ गई, और जो आगे चलकर वर्तमान छत्तीसगढ़ का हिस्सा बनेंगे वो 5 रियासतें कौन कौन सी? ऊपर के 3 जिले, आज तो ये 3 जिले भी हैं, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, चांग बखार और उदयपुर। देखोगे आप इसको कहाँ कहाँ थे। और जो उधर मध्य प्रांत से जो बंगाल प्रांत चले गए थे, एक संबलपुर जिला बन गया था रायपुर बिलासपुर के साथ, वो संबलपुर जिला चला गया बंगाल प्रांत में, जो आगे चलकर उड़ीसा का हिस्सा बनेगा। और साथ में मध्य प्रांत की 5 रियासतें चली गई कहाँ? बंगाल प्रांत में। और ये सारे क्षेत्र आगे चलकर उड़ीसा का भाग्य बनेंगे। उड़ीसा राज्य है ना एक अलग, उसका भाग बनेंगे। अब देखो, नहीं कुछ क्षेत्र जाएगा बिहार में जाएगा। अब वो 5 रियासतें देखो, संबलपुर जिला तो क्लियर है, वो चला गया बंगाल प्रांत में। और 5 रियासतें कौन कौन सी मध्य प्रांत से बंगाल प्रांत में गई वो देखो, कालाहांडी, सोनपुर, रायखोल, बामरा, पटना। ये पटना वही है बिहार वाला, है ना, ये आगे चलकर बिहार प्रांत में चला जाएगा। ये क्लियर है? आगे देखो, ये कुछ तथ्य है। हालांकि बहुत विरोध हुआ, भारत में बंग आंदोलन चला, साथ में स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन मतलब अंग्रेज़ों के सारे कपड़े लत्ते, अंग्रेज़ों के सामान जलाए जाने लगे, होली जलाई जाने लगी। विरोध चलता रहा। 1911 में उस समय वायसरॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। इसने बंगाल प्रांत का जो विभाजन की घोषणा थी ना, उसे वापस ले लिया। बंगाल प्रांत का विभाजन रद्द हो गया। लेकिन 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया, एक अलग प्रांत बना दिया गया। और 1936 में बंगाल प्रांत से उड़ीसा क्षेत्र को भी अलग करके एक प्रांत बना दिया गया। तथ्य है, छत्तीसगढ़ से संबंध नहीं, हमारा रिलेशन यहाँ से 1906। बंगाल विभाजन के ठीक 1 साल बाद 1906 में रायपुर जिला बन चुका है। 1861 में रायपुर से एक हिस्सा काटकर एक नया जिला बनाया जाएगा, दुर्ग। 1906 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का तीसरा जिला बनेगा, कौन? दुर्ग। तो दुर्ग जिले का निर्माण कब हुआ? 1906। किस जिले से कटकर हुआ? रायपुर। तो हमारा पापा कौन? रायपुर। पापा जिला वही हुआ ना, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो ये भी याद रखना है। तो दुर्ग जिले का निर्माण हुआ। तो 1906 तक अब कितने जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ के बन चुके? 3। रायपुर बिलासपुर 1861 और दुर्ग 1906। 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने आज जो वर्तमान का छत्तीसगढ़ का नक्शा आप देख रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य का सुस्पष्ट मानचित्र किसने खींचा? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। कब खींचा? 1918। इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम संकल्पनाकार और स्वप्न दृष्टा कहा जाता है ना। तथ्य एक। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये जो छत्तीसगढ़ का पहली बार मानचित्र स्पष्ट कब हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? 1905। 1905 में बंगाल प्रांत से 5 क्षेत्र इधर आ गए और ये क्षेत्र मिलाकर आज छत्तीसगढ़ बना है। इसीलिए आपसे लिख लो, वहाँ पे अपने नोट्स में लिखो। तो पहली बार छत्तीसगढ़ का मानचित्र स्पष्ट कब हुआ? 1905, है ना, मध्य प्रांत के पुनर्गठन के साथ। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पहली बार किसने छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र खींचा? सुंदरलाल शर्मा। कब खींचा? 1918। और इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार एवं स्वप्नदृष्टा कहा जाता है। अगला ईयर 1924। अगला ईयर 1924। चलो 1924 में आ जाओ। अब आएंगे पिक्चर में कौन? वामन राव लाखे।
तो इससे आपको याद रखना है कि पहली बार कोई व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत रूप से पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की, मतलब यहाँ से मांग शुरू हो गया, मध्य प्रांत से छत्तीसगढ़ क्षेत्र की अलग मांग शुरू हो गई। तो पहली बार व्यक्तिगत रूप से किसने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की? वामन राव लाखे ने। कब की और कहाँ की? यही एंगल बनेंगे आपके प्रश्न पूछने के, ठीक। और आगे चलकर 1925 में, ये देखो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट लिखा हूँ मतलब इंपॉर्टेंट है, नहीं होता इंपॉर्टेंट तो डेट नहीं लिखता। छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन किया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन हुआ 1925 में। सुधी बोले तो सुध लेना ना, सुध लेना, सुरता करना, है ना, वही है। तो ये याद रखना आपको, छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन कब हुआ? 1925। छत्तीसगढ़ सुधी संघ के आप पदाधिकारी देख लो आप। छत्तीसगढ़ सुधी संघ का प्रधान सचिव किसे बनाया गया? पंडित शिवदास पांडे। और छत्तीसगढ़ सुधी संघ में कुछ सदस्य भी बनाए गए। उन सदस्यों की प्रकृति कैसी थी वो देखो। राजा, छोटे छोटे राजा जो थे उनको भी इसका सदस्य बनाया गया, जमींदार जो थे उन्हें भी सदस्य बनाया गया, वकील इन्हें भी सदस्य बनाया गया, और गौटिया बोले तो गांव के प्रमुखों को भी इसका सदस्य बनाया गया। प्रश्न यहां से भी बन सकता है। तो छत्तीसगढ़ सुधी संघ का प्रधान सचिव शिवदास पांडे। और छत्तीसगढ़ सुधी संघ में किस प्रकार के सदस्य बनाए गए? राजा, जमींदार, वकील, गौटिया, है ना। अब चलिए 1936 में पहुंचते हैं। का होगा नोनी कवर हासा था सो फोकट में 1936 बाइये मोर बाइये हो 1936, है ना। 1936 में अब हम देखेंगे मध्य प्रांत का एक और बार पुनर्गठन होगा, है ना। 1936 में मध्य प्रांत का पुनर्गठन एक और बार होगा। कैसे होगा ये देखो, ये बंगाल प्रांत है, समझ जाओ। इधर नीचे इधर हैदराबाद क्षेत्र था, और हैदराबाद में किसका शासन था? मुस्लिम शासन था, और वहां के शासकों को हम क्या कहते थे? निजाम। यहाँ हैदराबाद के निजाम कहते हैं, निजाम। हैदराबाद के निजामों ने ये मध्य प्रांत के लगा हुआ ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या कहते थे? बरार। निजामों ने इस क्षेत्र को अंग्रेजों को लीज पर दे दिया, है ना। अंग्रेजों का शासन तो आ चुका है, अंग्रेजों जो भी कारण रहा हो, अंग्रेजों ने बरार क्षेत्र को निजाम ने, हैदराबाद के निजाम ने बरार क्षेत्र को किसे लीज पर दे दिया? अंग्रेजों ने लाभ उठाया, और 1936 में क्या किया? ये बरार क्षेत्र को, इसको इन लोगों ने मध्य प्रांत में शामिल कर दिया। तो समझ रहे हो मध्य प्रांत का पुनर्गठन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक क्षेत्र और आकर जुड़ जाएगा। इस प्रकार 1936 में मध्य प्रांत का नाम बदलकर क्या हो जाएगा? मध्य प्रांत एवं बरार। तो छत्तीसगढ़ 1861 में किसका भाग बना? मध्य प्रांत का भाग बना ना। 1936 में किसका भाग हो गया? मध्य प्रांत एवं बरार। ऐसे ध्यान रखना है। 1936 में छत्तीसगढ़ किसका भाग बन गया? मध्य प्रांत एवं बरार। लो यही है, वो है। ये 24 जिले थे, कितने जिले थे नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। इधर आओ। 1939 और 1946 दो डेट। 1939 बोले तो अब देखो, कांग्रेस पिक्चर में आ गई। कांग्रेस, पप्पू वाले कांग्रेस पार्टी, वही पप्पू दाई के कांग्रेस पार्टी। तो ये कांग्रेस का गठन 1885 में हो चुका था, 1885, है ना। दिस वेरी ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, मैं समझ गया, मैं भूल आ गया था, मैं उसमें हूँ, हिंदी मीडियम क्लास में हूँ। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परिषद के त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस जो 1885 में बनी थी, ये हर वर्ष अपना अधिवेशन करती थी देश के कोने कोने में, ताकि प्रचार प्रसार हो कांग्रेस का। तो 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ? त्रिपुरी में। त्रिपुरी एक राज्य नहीं है, त्रिपुरी एक जगह है मध्य प्रदेश में, जबलपुर के निकट एक जगह त्रिपुरी। यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में हुआ,
और इस अधिवेशन को इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि एक प्रमुख चीज़ हुई, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पहली बार किसी कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग सामने रखी। ये है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो किसने किसी कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी? पंडित सुंदरलाल शर्मा। कब रखी? 1939। और 1939 में कहाँ रखी? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन। ये एंगल बनेंगे प्रश्न पूछने के। 1946 में पहुंचते हैं, है ना। पहले सुंदर होगा तभी क्या लगेगा, तभी प्यारा लगेगा। तो पहले सुंदर फिर प्यारा। ठाकुर प्यारेलाल 1946 में कौन तस्वीर में आएंगे? ठाकुर प्यारेलाल। इन्होंने, अब देखो जो भी संगठन बनेंगे ना, सबका एक ही उद्देश्य है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, है ना। तो ये रटने की जरूरत नहीं है। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था शोषण विरोधी मंच। शोषण विरोधी मंच का गठन कब हुआ? 1946। किसने गठन किया? ठाकुर प्यारेलाल। डिमांड, मांग जानते हो, कारण पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करने के लिए। लेकिन एक फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है कि छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन का दर्जा इसे प्राप्त है ना। आपसे पूछे कोई कि छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए या पृथक छत्तीसगढ़ के लिए पहला संगठन छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग करने वाला कौन सा था? शोषण विरोधी मंच। ये याद रख। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि छत्तीसगढ़ सुधी संघ भी तो बना था पहले 25 में, लेकिन स्पष्ट किताब में ये नहीं मिलता कि हो सकता है कि उन लोगों ने छत्तीसगढ़ के विषय में, अपने क्षेत्र के विषय में चर्चा वर्चा करने के लिए ये संगठन बनाया हो, मुलाकात करते हों, बातचीत करते हों, चाय वाय पीते हों, बिस्कुट उस्कुट खाते हों, और शौकीन हो तो कुछ और पीते हों ना, हो सकता है ये। लेकिन ऑन पेपर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के मांग करने के लिए पहला संगठन किसे माना जाता है? शोषण विरोधी मंच को, जिसे किसने बनाया था? ठाकुर प्यारेलाल 1946 में। ठीक। 1947 15 अगस्त 1947 को अमन आज़ाद हो गए नहीं? कितना बढ़िया लगता ना, उस समय हम लोग रहते थे। आए मतलब अलग माहौल ना। हमारे यहाँ के ठरकी टूर्नामेंट सोचती वाह विदेशी मन देखे पर मिलती, अभी कम मिलते, अभी नहीं मिले। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका भाग था? मध्य प्रांत एवं बरार का। अभी भी मध्य प्रांत एवं बरार है। लड़कियां भी सोचती विदेशी लड़के देखने मिलते। ऐसा नहीं लड़के केवल ठरकी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। राखी सावंत हर जगह है। हाँ, देवार जनजाति की होगी, वो उसकी हरकतें देखकर ऐसे ही लगता है। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र किसका भाग था? मध्य प्रांत एवं बरार का। अब आइए, स्वतंत्रता, अब स्वतंत्र हो गए हम। अब छत्तीसगढ़ में आप अब तक कितने जिले देख चुके हैं, बन चुके हैं? 3 बन चुके हैं ना, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। लेकिन क्या केवल 3 जिले ही थे? नहीं, इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इन 3 जिलों के अलावा 14 रियासतें भी थी। तो 552 रियासतों में से कितनी रियासतें छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थी? 14। और वो 14 रियासतें का कोड 4K 3S 2RC बस ऐसे याद रहेगा। लेकिन इस प्रकार से आपको याद नहीं रहने वाला, ये याद ऐसे रहेगा। करिया वाले कहाँ गए? बनेरिस। यह है आज का छत्तीसगढ़ नक्शा। वो 14 रियासतें भी यहीं कहीं थी। अब वो कहाँ थी, कैसे याद रखेंगे अपन? 4K 3S 2RC बस ऐसे याद रखेंगे अपन 14 रियासतों। चलो देखते हैं। सबसे पहले 4K मतलब 14 रियासतें जिनका नाम K से शुरू होगा। 4 रियासतें।
अब देखो इन 4K के लिए अपन छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमा में ही रहेंगे, पश्चिमी सीमा में रहेंगे और हमको 4K मिल जाएगा। ये देखो पहला, सबसे पहले कोरिया, पहला रियासत, पहला के कोरिया एक रियासत था। नीचे आओ, सीमावर्ती में, सीमा में ही मिलेंगे, ये कबीरधाम, लेकिन ये कवर्धा कहलाता है, कहलाता था जिला, ये कवर्धा रियासत एक के ये हो गया। यही राजनांदगांव में एक खैरागढ़, जो अभी एक नया जिला बनने वाला है, खैरागढ़, ये तीसरा क्या हो गया राजनांदगांव जिले में जो पड़ता है। और एक देखो नीचे आओ, कोई क्या है, ये है कांके, 4K ये है। तो पश्चिमी सीमा में आपको 4K 4 रियासतें जो के से शुरू होंगी, कौन कौन सी? कोरिया, कवर्धा, खैरागढ़, कांके, 4K हो गया। 3S के लिए चलते हैं। 3S के लिए अपन पूर्वी सीमा में चलते हैं, पूर्वी सीमा। यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं, एक तो ये हो गया सरगुजा रियासत, एक जांजगीर चांपा में है शक्ति, जो भी एक नया जिला बनने वाला है, शक्ति, और एक सारंगगढ़, ये भी एक नया जिला बनने वाला है, सारंगगढ़। तो 3S कौन कौन से? सरगुजा, शक्ति, सारंगगढ़। 3S कौन सा? सरगुजा, शक्ति, सारंगगढ़। ये 3S। अब 2RC, 2R के लिए अपन एक बार इस कोने में आएंगे और एक बार उस कोने में जाएंगे। इस कोने में देखो, सीमा में देखो, कोई R से दिख रहा है? एक R ये हो गया। उस सीमा में देखो R से कुछ दिख रहा है? रायगढ़, यही दिख रहा है। तो 2R के लिए एक इस कोने में राजनांदगांव, एक उस कोने में रायगढ़। ये 2R से रियासत हो गई। 2C, अब 2C के लिए आते हैं। एक C यहाँ, चांग बखार यहाँ, चांग बखार, और एक C यहाँ, जो खैरागढ़ के साथ नया जिला बनने वाला है। C छुई खदान बनने वाला है, खैरागढ़ छुई खदान कंडई, छुई खदान यहाँ एक रियासत। तो एक C उधर चांग बखार जो कोरिया में पड़ेगा, और एक C छुई खदान, ठीक, याद रहेगा। 2RC, 2R राजनांदगांव, रायगढ़, 2C चांग बखार, छुई खदान। बस पे आते हैं। 20 है, ये देखो कांकेर रियासत के अलावा ये सारा बड़ा सा रियासत बस्तर है, ये बस्तर है, बस्तर, ये बस्तर रियासत। उदयपुर रियासत, यू से उदयपुर रियासत, उदयपुर रियासत सरगुजा और रायगढ़ मिलाकर ये रियासत कट गया। तो उदयपुर रियासत वो फैला हुआ था, कुछ क्षेत्र सरगुजा का है, कुछ क्षेत्र रायगढ़ का, तो उदयपुर रियासत ये। और उसका पड़ोसी देखो जे मिल जाएगा, जशपुर, ये पड़ोसी जशपुर। ये छत्तीसगढ़ के 14 रियासतें, ठीक, याद रहेगा। 4K कोरिया, कवर्धा, खैरागढ़, 3S सरगुजा, शक्ति, चांपा, 2R राजनांदगांव, रायगढ़, 2C छुई खदान, चांग बखार, छुई खदान, बस्तर, उदयपुर, जशपुर। सबसे बड़ी रियासत बस्तर, जो आपको देखने से ही लग रहा होगा सबसे बड़ा। सबसे छोटा शक्ति। भारतीय संघ में शामिल होने वाला प्रथम रियासत खैरागढ़, भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम रियासत छत्तीसगढ़ का बस्तर। देखो स्वतंत्र हुआ ना, जब घोषणा कर दिया अंग्रेज की जा रहे हैं, अंग्रेज छोड़कर चले जाएंगे, तो क्या हुआ कि अंतरिम सरकार बन चुकी थी हमारी। ऐसे ही सुनो इसको, बाकी संविधान में सब समझ जाओगे। भारत की स्वतंत्रता से पहले अंतरिम सरकार हमारे यहाँ बन चुकी थी। अब ये जिम्मेदारी दी गई किसको? वल्लभ भाई पटेल को, कि भैया आप सारे रियासतों से बात करेंगे और उन्हें भारतीय संघ में, क्योंकि छूट दी गई थी ना, कोई चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो जाए, चाहे तो स्वतंत्र रहें। तो वल्लभ भाई पटेल ने प्रयास किया, और वल्लभ भाई पटेल केवल 3 लोगों को छोड़ के, 3 रियासतें थी, उनको छोड़ के सारे आज़ादी से लगभग पहले ही, हालांकि बस्तर 1948 में हुआ है ना, तो वो लोग पहले ही साइन कर लिया और भारतीय संघ में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और भारतीय संघ में शामिल हो गए। वो बाद में देखेंगे, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, बाद में इनको अलग टैक्टिक से लिया गया है, भारतीय संघ में शामिल कराया। 1.5 होशियार बन रहे थे, शामिल नहीं हो रहे थे ये, जिसमें से दो मुस्लिम शासन क्षेत्र थे, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद, है ना। तो इनके चोचले कैसे शांत किए गए वो बाद में देखेंगे।
तो अब समझ गए। अब छत्तीसगढ़ क्षेत्र की इन 14 रियासतों में भारतीय संघ में अब शामिल होने वाला सबसे पहला रियासत और सबसे अंतिम में बस्तर। अब देखो 1948 स्वतंत्रता के बाद की स्थिति, मध्य प्रांत एवं बरार बना हुआ है ना अभी। उन स्वतंत्रता की खुशी में 1948 में देश भर में क्या बटी? शराब बटी। ठीक, हमारे यहाँ वैसे भी शराब के बहुत शौकीन है ना। कोई चखा है रे? चखे भी बताओगे सालों? नहीं पीना चाहिए, बेकार चीज है ना। मैं पी लेता हूँ, मतलब बेकार चीज है बोल रहा हूँ ना, तब मैं बेकार हूँ। 1948 में बटी शराब, मतलब 3 नए जिले बनेंगे। शराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। 1948 में 3 नए जिले कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। इस प्रकार 1948 में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 6 हो गई। रायपुर, बिलासपुर 1861 2 हो गया। 1906 दुर्ग 3 हो गया। 1948 शराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर 6 हो गया ना। ठीक, अच्छा अब ये जो जिले बने सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, देखो हमारा तो पापा जिला है। दुर्ग किससे बना? रायपुर से बना। इन तीनों के पापा जिला नहीं होंगे, मतलब पितृ जिला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि और रियासतें थी, रियासतों को जिला बना दिया गया, इनका कोई पितृ जिला नहीं। ठीक है, अब ये बात है कि सरगुजा जिला किन रियासतों को मिलाकर बनाया गया? एक सवाल बनेगा। तो बिल्कुल सरगुजा स्वयं एक रियासत था, साथ में कोरिया, साथ में चांग बखार, साथ में उदयपुर। इन 4 रियासतों को मिलाकर एक जिला बना, कौन सा? सरगुजा। यहां से प्रश्न बन सकता है, तो सरगुजा जिला किन रियासतों को मिलाकर बना? कोरिया, सरगुजा, चांग बखार, उदयपुर। रायगढ़ जिला बना, ये भी रियासतों का विलय कर बना। रायगढ़ स्वयं रियासत था और सारंगढ़ भी एक रियासत था। रायगढ़ सारंगढ़ हो गया। शक्ति देखो पास में जुड़ा हुआ, शक्ति और एक जशपुर। इन रियासतों को मिलाकर रायगढ़ जिला बना। और बस्तर जिला कैसे बना? 2 ही रियासत थी उधर, एक बड़ा सा बस्तर और एक छोटा सा कांकेर। तो कांकेर और बस्तर रियासत को मिलाकर बना बस्तर जिला। ये इस एंगल से आपको प्रश्न बन सकता है, एंगल याद रखना। 1953 मतलब भारत आज़ाद हो गया है। आगे बढ़े हम शराब पीने के बाद। अभी भी अंग्रेज़ों ने जो प्रांत बनाया था वही चल रहा है ना। प्रांत और प्रेसिडेंसी, ऐसे वास्तव में मद्रास प्रेसिडेंसी था, लेकिन आप इसे प्रांत मानो, अभी उतना मत जाओ। मद्रास, अच्छा मद्रास ये बड़ा सा एक प्रांत था समझ लो। उत्तर में तेलुगु बोलने वाले और दक्षिण में एक ही प्रांत में दक्षिणी भाग में तमिल बोलते थे, उधर तेलुगु, है ना। दोनों दिखते एक जैसे हैं, दोनों बोलते भी एक इडिंग बिडिंग है, लेकिन दोनों आपस में साले कोई बनती नहीं थी। तमिलियन बोलते थे हम तमिलियन तुमसे उच्च हैं, और ये लोग बोलते थे नहीं हमारी तेलुगु भाषा तुमसे उच्च है। दोनों में झगड़ा होता था। तो इसी यहीं पर एक नेता पैदा हो गया, कौन? पोट्टी श्री रामुलु, ये पैदा हो गया। ये बोला मैं तुम्हारा नेता बनूंगा, मैं अपने तेलुगु भाइयों के लिए एक नए राज्य का मांग करूंगा केंद्र सरकार से। मतलब स्वतंत्रता के बाद सारे ना ये मुहिम चलने लगी, सब मांग करने लगे कि अलग भाषा के लिए एक राज्य बनाओ, एक भाषा एक राज्य, ये मांग चलने लगी। तो केंद्र सरकार ये कर नहीं रही थी। 1953 में ये आमरण अनशन पे बैठ गया और 56वें दिन पटपटा के मर गया, है ना। ये नेता बहुत हरामी होते हैं। नेता सोचते हैं कि बोलते कुछ और करते कुछ और। सोचा होगा कि मैं अपने तेलुगु भाइयों के लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ, मेरे को मरने देंगे नहीं, जूस वूस पिलाते रहेंगे। लेकिन ये लोग ज़्यादा होशियार निकल गए। वो लोग बोले ये मरेगा साला तभी बनेगा। उसको खाने पीने नहीं दिया, मर गया 56वें दिन। ये मर गया तो दंगे होंगे भड़क गए और केंद्र सरकार दबाव में आ गई। और केंद्र सरकार ने 1953 में पहला राज्य बनाया, कौन सा? आंध्र प्रदेश। 1953 में इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला पहला राज्य बन गया। अब आंध्र प्रदेश बन गया आनंद फानंद में।
अब बाकी मन बोला तो वाह हमन का भाटा बुझा था, हमू मन पर राज्य बना, तो और डिमांड तेज हो गई। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया 1953 में, जिसका मकसद क्या था कि आप, केंद्र सरकार ने कहा इस आयोग को कि आप देखिए, भ्रमण कीजिए और देश में देखिए कि आप क्या भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, या किया जा सकता है तो किस प्रकार किया जा सकता है। तो 3 आयोग, 3 सदस्य बनाए गए, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली और केएम पनिकर। मुखिया कौन था इस आयोग का? फजल अली। जो मुखिया होता है आयोग का, तो उस आयोग को हम उसके नाम से पहचानते हैं, फजल अली आयोग। 1953 में बना फजल अली आयोग। 1955 में इसने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट में इन्होंने जो कहा, जो सुझाव दिए, वो कहा कि हाँ, निश्चित तौर पर भाषा के आधार पर देश में राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, हामी भर दी। लेकिन एक भाषा के लिए एक राज्य बनाना ये तार्किक नहीं लगता, क्योंकि देश की अखंडता को इससे नुकसान होगा। हमारे देश में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, अगर एक एक भाषा के लिए एक एक राज्य बना देंगे तो इन लोगों को ऐसा लगेगा, सब दूर दूर हो जाएंगे, सबको लगेगा कि जैसे एक राज्य नहीं अलग अलग देश में है। इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, कुछ हद तक भाषा के आधार पर देश में राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन एक भाषा के लिए एक राज्य वाली थ्योरी नकार दी। समझ रहे हो? तो अरे अच्छा, तो शुभ नाम भूषण कुमार सिन्हा से। पहले बात करें इसका कभी मोर से? आपसे नहीं किए थे, फेलिक्स सर से किए थे। यहाँ आए थे? यस सर। पहले मेरा भाई आ रहा था, अजय कुमार सिन्हा, वो ऊपर थे। अच्छा। कहाँ कर रहे थे? अभी वहाँ जा रहा था बीएसपी में। साला बहुत अच्छा स्टूडेंट था, फिर अचानक जो है काम धाम में लग गए, क्यों पढ़ाई छोड़ दी वो? चलो, तो समझ गए आप किस प्रकार। और 1955 में से रिपोर्ट सौंपा, केंद्र सरकार ने फजल अली आयोग की सिफारिशों को मान लिया, और देश में राज्यों का पुनर्गठन होगा। कब होगा? 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन होगा। ठीक। कितने राज्य बनाए जाएंगे देश में? 14 राज्य। और कितने संघ शासित प्रदेश? 6। संघ शासित प्रदेश क्या होता है ये सब डिटेल आप संविधान में पढ़ोगे, ठीक है। इन्हीं 14 में से एक राज्य बना मध्य प्रदेश, हमारा पापा राज्य है ना। कब एक जन्मदिन कब है? 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश राज्य का जन्म कब हुआ? 1 नवंबर 1956। ठीक। अच्छा, अब 1 नवंबर 1956 से छत्तीसगढ़ किसका भाग बन गया? मध्य प्रदेश राज्य का भाग बन गया। अब तक किसका था? मध्य प्रांत एवं बरार का था। लेकिन 1 नवंबर 1956 से छत्तीसगढ़ किसका भाग बन गया? मध्य प्रदेश का भाग बन गया। ठीक, ये याद रखना। 1955, 1 साल पहले, मतलब मध्य प्रदेश के राज्य बनने से 1 साल पहले की घटना है 1955। अब मध्य प्रदेश तो बना नहीं है, उस समय मध्य प्रांत था एवं बरार था। तो जैसे आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा होती है, सुना होगा आपने नाम, सारी चीज़ें आपको संविधान में क्लियर होंगी, लेकिन विधानसभा जानते हो ना, जहाँ लोग जाते हैं, चप्पल जूता मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो स्पीकर के उस पर चढ़ जाते हैं, देखे हो? हाँ, उन लोगों को वही काम आता है सालों को। मध्य प्रांत की भी विधानसभा, प्रांतों में भी विधानसभा हुआ करती थी, इतना जान लो अभी। तो मध्य प्रांत की विधानसभा में उस समय भी विधायक चुने जाते थे, और उस समय रायपुर से विधायक कौन था? तो मध्य प्रांत की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किसने की? रायपुर से विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने। कब की? कहाँ की? मध्य प्रांत विधानसभा। ऐसे एंगल से बनेगा। बाकी 1956 बिलासपुर। हाँ, एक और चीज, बिलासपुर 1956 में एक नया संभाग बनेगा। कौन सा? बिलासपुर। मतलब 1956 तक छत्तीसगढ़ में कितने संभाग बनाए जा चुके हैं? एक तो रायपुर 1862 और एक बिलासपुर 1956। 28 जनवरी 1956 मध्य प्रदेश के निर्माण से पहले, है ना। यह हालांकि स्लाइड में ना उससे पहले होना चाहिए था, लेकिन चूंकि 53 से लेकर 56 तक जोड़ना था, 53 से कार्यक्रम शुरू हुआ, 56 तक हुआ, तो उसको एक साथ जोड़ना पड़ गया। ठीक, 28 जनवरी 1956 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
नांदगांव में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन चला था। राज्य स्तरीय सम्मेलन में कौन कूदा थे? वो मेरे खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल कूदत एक संगठन बना दी, छत्तीसगढ़ महासभा। तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ? 28 जनवरी 1956। किसने किया? कहाँ किया? राजनांदगांव। 3 एंगल बनेगा। तारीख 28 जनवरी 1956, राजनांदगांव में खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। अब पदाधिकारी देख लो, खूबचंद बघेल बनाए हैं तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष खुद बनी है ना। तो छत्तीसगढ़ महासभा का अध्यक्ष कौन? महासचिव कौन? दशरथ चौबे। यह याद रखना, छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव कौन? काबर भागत से दशरथ चौबे। और 2 संयुक्त सचिव बनाए गए। कौन कौन? केयूर भूषण और हरि ठाकुर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ महासभा का अध्यक्ष कौन? महासचिव कौन? और संयुक्त सचिव कौन? ठीक, ये ध्यान रखो। 1 नंबर ये तो जानते हो आप, मध्य प्रदेश बन गया। 1967 में सीधे पहुंचोगे आप। 1967 छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन, है ना। खूबचंद बघेल थोड़ा एक्टिव आदमी था, बहुत कूदत रही। पहले 1956 में बनाई छत्तीसगढ़ महासभा, 1967 में बनाई छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, ठीक है। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन कब हुआ? 1967। किसने बनाया? लेकिन इस समय तक आप ये याद रखना, भारत आजाद भाई मध्य प्रदेश वो 1956 की बात है। 1967 की स्थिति में यही खूबचंद बघेल राजनांदगांव से राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए थे, ठीक है। तो ये याद रखना, पूछ सकता है आपसे कि खूबचंद बघेल कौन संसद के किस सदन के सदस्य रहे? राज्यसभा। और संसद के किसी भी सदस्य को अपन क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। सांसद बोल सकते हो, राज्यसभा सांसद रहे। इसी को घुमा फिरा के राज्यसभा सदस्य ना बोलकर राज्यसभा सांसद बोल सकते हैं। और कहाँ से थे? कहाँ से चुने गए थे? राजनांदगांव। ये याद रखना। तो राजनांदगांव के राज्यसभा सांसद खूबचंद बघेल ने 1967 में क्या बनाया? छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, ठीक है। अब देखो फिर इसके भी पदाधिकारी देख लो। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के पदाधिकारी, अध्यक्ष कौन? वो जाहिर सी बात है, मेरा बल्ला मैं पहले बल्लेबाजी करूंगा, जैसे तुम लोग छोटे होते होगे, है ना। मेरा रस्सी है, मैं पहले कूदूंगी फिर तू कूदना, वही वाला किस्सा। बनाए हैं तो अध्यक्ष कौन बनी? उपाध्यक्ष कौन बनी? और एक सहायक, मतलब संबद्ध, इसी से संबद्ध रहे, लगे रहे पूंछ की तरह, बैरिस्टर। ये नाम बड़ा मेरे को फैक्सिनेटिंग लगता है, बैरिस्टर छेदीलाल ना। तो कैसे आपने, व्हाट्स योर नेम? आई एम छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल। ये अच्छा लगता है, ये बैरिस्टर देखो, नाम देखो ऐसे। अच्छा, ये नोनी कोनो डिफरेंस है क्या बैरिस्टर और एडवोकेट में? तो लॉ करा था सर, देखना पड़ेगा। तो ऐसे मन में प्रश्न आया कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बैरिस्टर एंड एडवोकेट? I'll find it, हाँ। एडवोकेट जो दलील देगा कोर्ट में खड़ा होकर, वो एडवोकेट है ना। और लॉयर, लॉ का जानकारी रखने वाला लॉयर। देख होगा, कुछ होगा, तकनीकी होगा। अपने को नहीं पूछेगा, चिंता मत। हम लोग सिविल कोर्ट का थोड़ी परीक्षा देने वाले हैं, सिविल जज का। अब आओ कहाँ? 1967 में एक तो खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ बनाया, लेकिन 1967 में ही पृथक छत्तीसगढ़ के लिए एक आंदोलन चलाया गया। और उस आंदोलन में कौन कौन शामिल था? तो ये एक बनेगा प्यारे चंदूरामा, प्यारे चंदूरामा। 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए चलाए गए आंदोलन में कौन कौन सम्मिलित थे? प्यारे चंदूरामा, प्यारे से ठाकुर प्यारे लाल, चंदू हमर चंदू, चंदूलाल चंद्राकर और रामाधार।
ये याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ के आंदोलन में कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था। प्यारे चंदूरामा, ठाकुर प्यारेलाल चंदूलाल रामा था। 1973 नवा जिला बनी कौन, राजनांदगांव। दुर्ग से अलग होकर एक नया जिला बनेगा राजनांदगांव। तो राजनांदगांव के पापा कौन, हाँ हमारा बेटा है राजनांदगांव। ठीक, कौन है राजनांदगांव, कोई है, वो प्रज्ञा आती है ना, कहीं भी पहुंच जाती, वो 10-30 की स्टूडेंट है, वो सुबह पहुंच जाती। चलो 1973 में नया जिला कौन सा बना, राजनांदगांव। तो जिले की संख्या कितनी हो गई, अब 7 हो गई ना। कौन कौन सा, 58 से 61 में कौन कौन सा, रायपुर बिलासपुर। तीसरा कब बना, दुर्ग 1906। फिर 3 एक साथ बना कब, 1948 में शराब बट्टी, सरगुजा रायगढ़ बस्तर। 1973 में 7वां जिला कौन सा बना, राजनांदगांव। किससे बना, दुर्ग से। तो इसका राजनांदगांव का पिता कौन। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। किसने किया, शंकर गुहा नियोगी। 1976 में एक और संगठन बना, क्या, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। किसने बनाया, शंकर गुहा नियोगी। ठीक, 1981 एक और संभाग बनेगा, बस्तर संभाग बनेगा, बस्तर को संभाग बनाया जाएगा। तो 1981 में कौन सा संभाग बना, बस्तर। इस प्रकार संभागों की संख्या 1981 तक कितनी हो गई, 3। पहला संभाग ईयर 1862, दूसरा संभाग बिलासपुर 1956, तीसरा संभाग बस्तर 1981। ठीक, लेकिन शंकर गुहा नियोगी अभी शांत नहीं होगा, अभी रुको, ये 83 में फिर आएगा। ये लो आगे, शंकर गुहा नियोगी एक और संगठन बनाएगा, वो क्या होगा, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। तो शंकर गुहा नियोगी ने पहले 1976 में बनाया छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाया ना, और 1983 में बनाएगा छत्तीसगढ़ संग्राम। ठीक, 1983 में एक पृथक छत्तीसगढ़, याद रखिएगा ना, पृथक छत्तीसगढ़ या जय छत्तीसगढ़ पार्टी। किताबों में कुछ इस प्रकार से लिखा है, या तो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी भी बोल सकता है आप, या फिर जय छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। सबका मामला तो वही है ना, सबका मांग वही है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। ये आपको ध्यान रखो, किसने किया, पवन झाड़ लगा थे कानूनी, आए लग रहा है, मेरे को तो लगता नहीं, मैं तो करिया आदमी हूँ। कहाँ है, पूरे गर्मी भर का गर्मी मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ, तो ठंडी में भी मेरे को साला गर्मी लगता है। नोनी रिमोट कहाँ है, देखो, अरे ये साफ करने वाली नहीं आई क्या, पीठ दर्द कर रहा है। फैन कम कर दो, फैन बंद मत करो। फैन कम कर दिया करो, बस एक बार थोड़ा सा पानी, एक बार 2-3 दिन गिरने को, उसके बाद पंखा भी नहीं चलाओगे। अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगर शुरू हो गया रक्षाबंधन तक ठंड जो है, और तुम्हारे मन के कमाई सीजन आती। चलो, तो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी या जय छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसने किया, पवन तिवारी। ठीक, ये देखा चंदूलाल यहू कूद गए, महू बना हूं। चंदूलाल चंद्राकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच बना इसे। ठीक है, तो चंदूलाल चंद्राकर ने क्या बनाया, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। कब बनाया, 1990। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक ये है 5 अक्टूबर 1993, एक सर्वदलीय मंच के गठन किया गया। क्या किया गया, एक सर्वदलीय मंच का गठन किया गया, ये इंपॉर्टेंट। तो सर्वदलीय मंच का गठन कब किया गया, 5 अक्टूबर 1993।
और इस सर्वदलीय मंच के सदस्य कौन कौन थे, ये प्रश्न बन सकता है। चंसू पुके हरि, कौन कौन सदस्य थे? चंसू पुके हरि, ये मोहनलाल के सौजन्य सीरीज। चंसू पुके हरि। अब चंद से चंदूलाल, सु से सुधीर मुखर्जी, पू से पुरुषोत्तम, और के से केशव, और हरि से हरि ठाकुर, है ना। तो ये 5 सदस्य थे किसके? सर्वदलीय मंच के। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो सर्वदलीय मंच का गठन कब हुआ? 5 अक्टूबर 1993। और सर्वदलीय मंच के सदस्य कौन थे? चंसू पुके हरि, चंदूलाल, सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम, केशव, हरि ठाकुर। 18 मार्च 1994। आगे का वेद, ब्रेक ले लो नहीं तो पगला जाओगे। ब्रेक ले लो, पेपर चेक करते करते लेट हो गया नोनी। मेगा टेस्ट में कोई रियायत नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये दूसरा मौका है जिनका भी नंबर सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया, अब अपने आप को तैयार रखो और शुरू से लेकर वहाँ तक पूरा मेगा टेस्ट में परफॉर्म करो, है ना। ये ज़रूरी भी होता है, बिना अगर सही समय पे रिवाइज नहीं की सब साफ होने लगेगा। मैं मराठा जैसे गाड़ी पकड़ता तो इधर से साफ होने लगती है ना। तो ये मौका है तुम्हारे पास, 1 हफ्ते पूरा पुख्ता कर लो ताकि एकदम फ्री माइंड से अपन मराठा से आगे बढ़े, और तब तक आपका मराठा और आगे का मैं वो कंटेंट भी तैयार हो जाएगा आपको। तो इस तरह से लिखना नहीं पड़ेगा, पहले ही आपको इस तरह से मिल जाए। अगला संडे, है ना। और जो नए हो आप, ये तो रेगुलर क्लास चल रही है, आप इसमें छत्तीसगढ़ पूरा दिन छूटा हुआ कर लोगे। और शनिवार रविवार एक्टिव रहना। पंचायती राज का जो क्लास हुआ है ना वो होगा। तो पंचायती राज अचानक समझ में आया तो बेचैन नहीं होना, इसका बैकअप क्लास शनिवार रविवार को होगा। तो इस तरह से तुम लोग पंचायत और छत्तीसगढ़ से जुड़ जाओगे और आगे बढ़ोगे। पहला होगा टेस्ट तो तुम लोग का दूध भात होगा। कौन कौन नए हो बैठे हो? ये संडे वाला टेस्ट तुम्हारे लिए दूध भात होगा, लेकिन अगले संडे से दूध भात नहीं मिलेगा, है ना।